सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किस हॉकी प्लेयर के नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा गया? तो आंसर होगा रानी रामपाल। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम भारतीय टीम की स्टार हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और इस तरह वे ये उपलब्धि पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इसका नाम अब होगा रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। वे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। रानी रामपाल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया था। मोहाली के हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया था। और आपको बताया भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये बना उड़ीसा में, जहां पे अभी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें टॉप पे रहा था जर्मनी, सेकंड पे बेल्जियम था। उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और बाईचिंग भूटिया जो कि हमारे फुटबॉल प्लेयर थे, उनके नाम पे सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, नामची सिक्किम में। और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड ये आपको मिलेगा गुजरात में, मोटेरा स्टेडियम। उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम अटल बिहारी के नाम पे रखा गया था। तो ये तो थे स्टेडियम से संबंधित प्रश्न। अब 2-3 प्रश्न और याद रखो। जैसे कि अभी सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुई थी। उसमें पहले स्थान पे रही थी मध्य प्रदेश की टीम, दूसरे पे महाराष्ट्र। अच्छा, अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए? क्रेग फुलटन बन गए। ये साउथ अफ्रीका से है। अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि लेह लद्दाख में हुई थी, उसको आईटीबीपी ने जीत लिया लद्दाख स्काउट्स को हरा करके। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का नाम क्या है? दिलीप तिर्की है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में गणित के लिए एबल पुरस्कार ये किसे प्रदान किया गया? तो आंसर होगा लुइस कैफरेली को। तो अर्जेंटीना अमेरिकी हैं लुइस कैफरेली, जिनको गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया, जो आंशिक अंतर समीकरण के विशेषज्ञ हैं और वे पानी के प्रवाह से लेकर जनसंख्या वृद्धि तक की घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। वे टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा, ये एबेल पुरस्कार ये नॉर्वे के राजा के द्वारा हर साल एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को दिया जाता है। पहली बार 2003 में ये दिया गया था और पुरस्कार समारोह ओस्लो यूनिवर्सिटी में आयोजित होता है और इस बार ये मिला है लुइस कैफरेली को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा फील्ड मेडल को कहा जाता है। और 2022 का ये फील्ड मेडल 4 लोगों को मिला था वैसे तो, और उसमें से एक महिला थी। तो महिला का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन की गणितज्ञ थी वो, उनका नाम था मेरिना वियाजोवस्का। बाकी आप जानते हो 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार मिला सर डेविड चिपरफील्ड को। वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। और सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 मिला है प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को, अमेरिकी इतिहासकार हैं। और अभी 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला था डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। अच्छा, यहां पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, डे से संबंधित है। वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे और नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हम कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कई जगह जब रोड को चौड़ा करना होता है, रोड बनाना होता है या कोई नई केबल बिछानी होती है, तो रोड को खोद दिया जाता है। और खुदाई के दौरान उसमें जो पहले से ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है या गैस की पाइपलाइन हो गई या पानी की पाइपलाइन हो गई, वो टूट फूट जाती है, देखा होगा आपने। अगर अपन अकेले दूरसंचार क्षेत्र की केबल की बात करें तो डेटा के अनुसार ऐसा आया है कि साल में 10 लाख बार ये कट जाती है और इससे करीब 3000 करोड़ रुपए तक का नुकसान होता है। तो इसी को रोकने के लिए ये कॉल बिफोर यू डिग, यानी कि इसका मतलब हो गया सड़क खोदने से पहले फोन करो, इस नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? दूरसंचार विभाग और गुजरात की भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने। तो इस एप्लीकेशन में संबंधित एजेंसियों के फोन नंबर दिए गए हैं, जिससे
खुदाई करवा रही जो भी एजेंसियां हैं वो उनसे संपर्क कर सकती है। जैसे कि मान लो इस रोड की खुदाई करानी है तो एक बार यहाँ पे उस क्षेत्र के पानी वालों से, गैस वालों से, केबल वालों से कांटेक्ट कर लो कि भैया इधर कोई पाइपलाइन वगैरह, कुछ केबल वगैरह बिछ रही है क्या। फिर उस हिसाब से प्लानिंग करके खुदाई करो ताकि नुकसान ना हो। अच्छा, इसी तरह से एक एप्लीकेशन अभी न्यूज में थी, उसको 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड मिला था। कौन सी एप्लीकेशन थी? हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन है वो। और अभी आपको याद हो तो केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन लॉन्च किया। और सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था सेबी ने। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था पंजाब ने। दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को सीबीएसई ने लॉन्च किया था। भूगर्भ जल पोर्टल को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश ने। और भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन है फिश वाले, उसको लॉन्च किया था असम ने। और भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था असम ने। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 मार्च को। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य, यानी कि द फ्यूचर ऑफ जनरेशन, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। और 23 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 23 मार्च 1950 को, इसीलिए। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और आपको बता दूं 23 मार्च को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च 1931 को आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। वैसे हम महात्मा गांधी जी के सम्मान में भी 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करते हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को नो स्मोकिंग डे, जो कि मार्च के दूसरे बुधवार को होता है। 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे, जो कि मार्च के दूसरे गुरुवार को होता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 14 मार्च को नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया डे। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, जो कि मार्च के तीसरे शुक्रवार को होता है। और 18 मार्च को हमने ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया। तो मार्च का ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी केरल के सर्वोच्च सम्मान केरल पुरस्कारंगल से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एमटी वासुदेवन नायर को। एमटी वासुदेवन नायर, याद रखना, अभी इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में जिस तरह से पद्म पुरस्कार होते हैं ना, तो उसी के तर्ज पे केरल सरकार ने केरल पुरस्कारंगल की स्थापना की 2021 में की थी। और जानते हो आप, पद्म पुरस्कार में भी 3 तरह के पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो यहाँ पे पद्म विभूषण के तर्ज पे चलता है केरल ज्योति, पद्म भूषण के तर्ज पे है केरल प्रभा और पद्मश्री के तर्ज पे है केरल श्री। तो एमटी वासुदेवन नायर को कौन सा मिला? केरल ज्योति सम्मान मिला है, ये ध्यान रखना। बाकी शिव शंकरी का नाम जानते हो आप, 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला। तमिल लेखक हैं, इन्हें इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए ये पुरस्कार मिला। हरिबाल कृष्णन 2023 का मार्कोनी पुरस्कार मिला। और विनोद कुमार शुक्ला 2023 का पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं। नाम ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, या इसे शॉर्ट में कहेंगे लाइफ, इसका उद्घाटन किया? तो आंसर होगा असम। तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का भी उद्घाटन किया है, इसे लॉन्च किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। मतलब इस पहल का उद्देश्य क्या है? एक लाइन में अगर बात करें तो वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम।
कैपिटल इसकी दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। अभी आपको याद होगा चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप ये आपकी असम में हुई थी, असम के बक्सा जिले में। अभी सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखे हुए नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया असम ने। अभी पारंपरिक चिकित्सा पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ गुवाहाटी में। और पूर्वोत्तर का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनेगा असम में, असम के कामरूप जिले के सोनपुर में। अभी 2022-23 के लिए किसे मिलेगा असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव, तो डॉक्टर तपन सेकिया को। अभी दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज शुरू हुआ था वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, और उस क्रूज का नाम गंगा विलास है। और कितनी लंबी यात्रा कवर की इसने, 3200 किलोमीटर। पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई असम के डिब्रूगढ़ में। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, असम में। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। अच्छा, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया था, ये पॉइंट भी याद रखना। और अंबुबाची का मेला ये कामाख्या देवी मंदिर में लगता है जो कि है असम में, याद रखना ये सारे पॉइंट्स। अच्छा, नेशनल पार्क की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो असम का 7वां नेशनल पार्क, या यूं कहें कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क यही है, देहिंग पटकई नेशनल पार्क। इससे पहले यहाँ का 6ठा नेशनल पार्क बना था रायमोना नेशनल पार्क। बाकी के 5 नेशनल पार्क और कौन से हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क है, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में घोड़े जात्रा त्योहार ये किस देश में मनाया गया, तो आंसर होगा नेपाल में। घोड़े जात्रा जिसे घोड़ों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, अभी 21 मार्च 2023 को नेपाल के ललितपुर में ये मनाया गया। घोड़े जात्रा उत्सव ये मल्ला शासन जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी तक था, उनके द्वारा ये मनाया जाता था। और ये विश्वास के आधार पर हर साल मनाया जाता है कि इसका अवलोकन प्राचीन काल में गुरुमापा जिसे तुंडी भी कहा जाता है, तो इस राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं। और ललितपुर की घोड़ा यात्रा ये काठमांडू से अलग है क्योंकि एक अकेला घोड़ा इसमें शहर का चक्कर लगाता है। अब बात यहाँ पे नेपाल की है, तो ये रहा मैप में नेपाल, कैपिटल काठमांडू हो गई। यहीं पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा, करेंसी नेपाली रुपया है। अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम है रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। और सूर्य किरण एक्सरसाइज करते हैं हम नेपाल के साथ में। और आप देखोगे भारत के 5 राज्य हैं वो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था, मोंटी देसाई को। एक नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सेंडुक रुइट, इनका नाम याद रखना। अभी मानवता की सेवा के लिए उन्हें ISF पुरस्कार 2021-22 मिला था, बहरीन देश का शीर्ष नागरिक पुरस्कार है ये। बाकी भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल है। और नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता है भूमिका श्रेष्ठ, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में कहाँ RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। तो RBI के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, अभी उन्होंने उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में एक ग्रीन फील्ड डेटा सेंटर और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। हमने कहा RBI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 में, हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं। और अभी याद रखना, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था इनको। और अगर पूछे कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। और CD देशमुख से याद आएगा, मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम CD देशमुख के नाम पे रखा गया। और RBI के पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान, इनका नाम भी न्यूज में था। 2022 में इन्होंने 2 बुकें लिखी हैं, एक तो है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और दूसरी है द इंडिया स्टोरी। अभी RBI ने
नागरिकों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया था? कौन सा? हर पेमेंट डिजिटल अभियान। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर से आपको याद आएगा, एक तो लिंगराज मंदिर, ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। कलिंगा स्टेडियम, ये भी आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। और देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस एकेडमी, ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में। देश का पहला फायर पार्क आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर से भी ये पॉइंट्स ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में एंडोर्समेंट के लिए सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बना? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। तो अभी हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह 2022 में विराट कोहली को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। वहीं महिलाओं में बात करें तो आलिया भट्ट इस लिस्ट में सबसे आगे है। अभी रणवीर सिंह से याद आएगा, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे ये, तो नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, टॉप 10 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी। तो 2023 के हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, ये दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। वे इस लिस्ट में 9वें स्थान पर हैं और वे लगातार तीसरे साल एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है एलन मस्क, दूसरे पे जेफ बेजोस हैं, मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं। और अगर बात करें अरबपतियों की संख्या में, जो भारत है ये इस 2023 के हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 22 मार्च को। फिर बताओ, सीएट के एमडी सीईओ कौन बने? अर्नब बनर्जी बने। फिर बताओ, एशियाई बिलियर्ड्स खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। फिर बताओ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता। मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया? ज्योति अरोड़ा को। दयालु योजना ये कहाँ शुरू हुई? हरियाणा में। और बताओ, अभी किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? रतन टाटा जी को। अभी मार्च 2023 में भारत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कुवैत में। और झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? झारखंड में। और बताओ, अभी किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया? तो आंसर होगा जापान। अब हम क्या करेंगे, 2022 के टॉप 10 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आप खुद से आंसर लगाने की कोशिश करना, यानी कि अपना सेल्फ एनालिसिस करने की कोशिश करना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो पढ़ा हुआ आपको कितना याद है, इससे ये पता लगेगा। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है वहाँ पे प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर भी अगर किसी को नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन करने के लिए इनका क्विज बनाया जाता है। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फिक्की के द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? राजेंद्र पवार को। अगला प्रश्न है, अभी दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बने? जॉन मैकफॉल बने। ये ब्रिटिश पैरालंपिक धावक हैं। और कौन भेजेगा इन्हें अंतरिक्ष में? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर अगला प्रश्न है, अभी किसने साउंडिंग रॉकेट RH-200 का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा इसरो ने। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? देखो आ गया प्रश्न, मिश्र आंसर होगा। नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिल्क डे कब मनाया? 26 नवंबर को मनाया। फिर अगला प्रश्न है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इसने किस पैकेज्ड पेयजल कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? तो आंसर होगा बिस्लेरी। बिस्लेरी को खरीद लिया इन्होंने। अगला प्रश्न है, निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो आंसर होगा दीपा मलिक। ये जो निक्षय मित्र है ये प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक पहल है, जिसका उद्देश्य है देश में टीबी को खत्म करना। कब का लक्ष्य है वैसे? 2025 का। फिर अगला प्रश्न है, किसे इकोनॉमिक टाइम्स इंस्पायरिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? AP श्रीधर को। अगला प्रश्न है, AICTE यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा TG सीताराम को। अगला प्रश्न है,
अभी नवंबर 2022 में ऑस्ट्रा हिंद 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान में। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज हुआ? तो सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो 23 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है वर्षा कुमारी ने, कॉन्ग्रेचुलेशन वर्षा। उसके बाद इरम है, युक्ति है, आदर्श है और मनोज कुमार है। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप भी क्विज लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बता दिया मैंने आपको, क्विज मिलेगी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। थैंक यू।